नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे बेमिसाल और बहुमुखी व्यक्तित्व के जीवन में गोता लगाने वाले हैं जिसने न केवल कला और साहित्य को बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली और हमारी सामाजिक सोच को एक नई दिशा दी। तो चलिए बिना देर किए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन तीनों देशों के राष्ट्रगान के पीछे आखिर किसका दिमाग है? जरा सोचिए, एक ही इंसान का प्रभाव इतना व्यापक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने। वो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे एक अकेले इंसान की कलम ने तीन अलग अलग देशों की राष्ट्रीय पहचान और उनके सबसे गौरवशाली गीतों को आकार दे दिया। तो इस कमाल की शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए हम उनके जीवन को 5 मुख्य हिस्सों में देखेंगे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, 1913 का ऐतिहासिक नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रगानों की रचना, शिक्षा को लेकर उनका अनोखा विजन और अंत में समाज सुधार और राष्ट्रवाद। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उनके एक आधुनिक पुनरुत्थान के बहुज्ञ यानी पॉलीमैथ होने की। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो ये कि उन्होंने इन सभी अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ महारत हासिल की थी। वो सिर्फ एक कवि या दार्शनिक भर नहीं थे, वो एक बेहतरीन नाटककार थे, 2000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की और कमाल के चित्रकार भी थे। सच कहूं तो उन्होंने 19वीं और 20वीं सदी के बंगाली साहित्य, कला और संगीत को पूरी तरह से नया रूप दे दिया था। अब इतनी बड़ी प्रतिभा होने के बावजूद उनका मिजाज बड़ा ही जमीनी और थोड़ा विद्रोही किस्म का था। दुनिया भर में मशहूर इस इंसान को क्लासरूम की 4 दीवारों के अंदर सचमुच घुटन महसूस होती थी। उन्हें रटकर पढ़ने से इतनी ज्यादा नफरत थी कि महज बोरियत की वजह से उन्होंने अपना पारंपरिक स्कूल ही छोड़ दिया था। है ना दिलचस्प? और यही आजाद और रचनात्मक सोच उन्हें महानता की ओर ले गई। हमारा दूसरा पड़ाव है 1913 का नोबेल पुरस्कार। साल 1913 का ये नोबेल पुरस्कार साहित्य के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। टैगोर को ये सम्मान उनके मशहूर कविता संग्रह गीतांजलि के लिए मिला था। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल था, क्योंकि वो ये अवार्ड जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बन गए थे। इस एक पल ने उन्हें रातों रात भारत से निकालकर पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। उस समय स्वीडिश एकेडमी ने जो कहा वो सच में गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि अकेडमी को इस लेखक को मान्यता देने में बेहद खुशी हो रही है जिसने एक आदर्शवादी प्रवृत्ति की बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। उनकी कला में एक ऐसी यूनिवर्सल अपील थी जो दुनिया की हर भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमा को पार कर गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, राष्ट्रगानों की रचना और उनकी संगीत विरासत। याद है हमने शुरुआत में उस रहस्य की बात की थी? ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे उनकी देशभक्ति और उनके संगीत ने राजनीतिक सीमाओं को पीछे छोड़ दिया। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार शुनार बांग्ला तो सीधे तौर पर उन्हीं की रचनाएं हैं। और तो और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके ही एक छात्र आनंद समरकून ने लिखा था, जो टैगोर से बहुत गहरे प्रभावित थे। यही तो है रविंद्र संगीत का असली जादू। अब आते हैं चौथे पहलू पर, जो शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायक है, शिक्षा को लेकर उनका दृष्टिकोण, यानी शांति निकेतन। जरा उस समय के आम स्कूलों और टैगोर के विजन की तुलना करके देखिए। एक तरफ वो स्कूल थे जहां 4 दीवारें, सख्त अनुशासन और रटकर सीखने का उबाऊ तरीका था, और दूसरी तरफ था उनका शांति निकेतन का सपना। यहाँ क्लासरूम की कोई दीवारें नहीं थीं, यहाँ आत्म प्रेरणा, प्रकृति से जुड़ाव और रचनात्मकता पर जोर था। उस जमाने के हिसाब से ये विचार वाकई में बहुत ही क्रांतिकारी था। टैगोर का साफ मानना था कि असली पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चे प्रकृति के तत्वों से सीखें, मौसम के गीतों को समझें और बस प्रकृति का जश्न मनाएं। उनका मानना था कि किसी भी इंसान की बौद्धिक जिज्ञासा सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाल, सुरक्षित और प्राकृतिक माहौल में ही फल फूल सकती है। उनका ये बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक विचार इस कोट में झलकता है। सूखे पत्तों से वे अपनी नावें बुनते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें विशाल गहराई पर तैराते हैं। बच्चे दुनिया के समुद्र तट पर खेलते हैं। ये लाइनें उनके पूरे विजन का निचोड़ हैं। वो बच्चों को बंधनों में नहीं, बल्कि दुनिया के इस खुले समुद्र तट पर आज़ाद छोड़ना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात,
टैगोर ने सिर्फ बड़े बड़े विचार नहीं दिए, उन्होंने असल में इसे जमीन पर उतारा। उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार की पूरी इनामी राशि विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनाने में लगा दी और खुद वहां बच्चों को पढ़ाया। उनका मकसद एक ऐसी जगह बनाना था जो भारत और पूरी दुनिया को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी का काम करे। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, समाज सुधार और राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं कि समय के साथ उनके विचार कैसे आगे बढ़े। 1905 में उन्होंने देश को उसकी जड़ता और सुस्ती से बाहर निकालने पर जोर दिया। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से नवाजा, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस खौफनाक मंजर के बाद उन्होंने विरोध में इस उपाधि को ठुकरा दिया। ये कदम उनके एकदम स्पष्ट और अहिंसक राजनीतिक रुख को बयां करता है। लेकिन देखिए, उनका काम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था। जब वो शिलेदाह में अपनी पारिवारिक संपत्ति का काम देख रहे थे, तब उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से महसूस किया। इसी जमीनी हकीकत ने उन्हें श्री निकेतन शुरू करने की प्रेरणा दी, ताकि वो गरीब और वंचित लोगों को आत्मनिर्भर बना सकें। ये सच में उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। और इतिहास की बात हो रही है तो हम इस शानदार दोस्ती को कैसे भूल सकते हैं। महात्मा गांधी और टैगोर, भले ही कई बार उनके काम करने के तरीके अलग थे, लेकिन दोनों के बीच एक जबरदस्त आपसी सम्मान था। आपको शायद पता हो, टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कहा था और बदले में गांधी जी प्यार से उन्हें गुरुदेव बुलाते थे। तो इन सब बातों का कुल निचोड़ क्या है? टैगोर की विरासत इतिहास की महज कुछ तारीखों की मोहताज नहीं है। विश्व कवि के रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का एक ऐसा बेहतरीन संगम तैयार किया, जहां अंधविश्वासों से ज्यादा अहमियत इंसान की आंतरिक स्वतंत्रता को दी गई। उन्होंने कला और इंसानियत का एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो आज भी जिंदा है। एक सुधारक और शिक्षाविद के रूप में उनका जो असली मकसद था, वो इस आखिरी कोट में बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था कि स्कूल की कल्पना छात्रों के दिमाग को अंधविश्वासों से आज़ाद करने के लिए की गई है, ताकि इंसानियत सबसे ऊपर हो और जाति या पंथ के भेदभाव के बिना रचनात्मक एकता पनप सके। बिल्कुल सटीक बात है ना? आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज की इस तेज तर्रार और भटकाव से भरी दुनिया में हम 19वीं सदी के इस महान विचारक के उस शांत और प्रकृति से जुड़े एजुकेशन मॉडल को कैसे अपना सकते हैं। सोचकर देखिएगा, क्या टैगोर का ये विजन हमारी 21वीं सदी की समस्याओं का समाधान बन सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।